Hello everyone, welcome in the channel of the ASP, and now in this video we will talk about the chapter 16 for the class 8, and that is the electric current and its chemical effects. So without wasting the time, take out the pen and copy and start making the notes, because without pen and copy, if you are watching this video is none of your use. So we will discuss the chapter electric current and its chemical effects. Electric current and its chemical effects for class 8. Chemical effects. ये क्लास 8 के लिए है बच्चों, इसीलिए आप 8 के बच्चे इस बात को ज़्यादा ध्यान देंगे और समझेंगे। क्लास 8 के बच्चे अगर आप 8 में चले गए हैं तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए दैट व्हाट इज़ कंडक्टर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स, क्योंकि पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है अबाउट द कंडक्टर्स। बच्चों मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जब आप कंडक्टर्स बोलते हैं उस समय इसका डेफिनेशन आप ये लिखते हैं दैट दो substance which allows the electric current to pass through it are called what they are called? They are called conductors. बच्चों याद आ रहा है पिछले क्लासेस में आपने ये सब पढ़ा है 6, 7, 8 में कि वैसे सब्सटेंस जो अपने तरफ से करंट को पास होने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो सारे मेटल्स का, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। साथ ही साथ आपने सबसे बेहतरीन नाम सुना है ग्रेफाइट, ये नाम भी आपने सुना है। ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल का आप देखते हैं आगे का जो लेड होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेफाइट। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो कंडक्टर्स के हैं। ओके, इसी तरह आपने इंसुलेटर्स भी सुना है। इंसुलेटर्स, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर नाम आता है इंसुलेटर, मतलब वो सब्सटेंस जो करंट पास नहीं होने देते। मतलब हम कह सकते हैं दो सब्सटेंस which do not allow the electric current to pass through it are called what they are called insulators। और insulators में आपने जो नॉर्मल एग्जांपल्स पढ़े हैं वो है जैसे वुड, प्लास्टिक, है ना। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं दे ऑल आर द टर्म्ड एज एन, या बैकेलाइट, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं इंसुलेटर्स के एग्जांपल। मतलब ये सारे चीज़ें, ये सारे सब्सटेंस जो हैं वो अपने तरफ से करंट को पास होने नहीं देते। दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट एंड हेंस दे आर नोन एज अ इंसुलेटर्स। लेकिन बच्चों अभी तक आपने देखा जो एग्जांपल्स मैंने लिखा है कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, वुड, प्लास्टिक, बैकेलाइट, चाहे वो कंडक्टर्स के हों या इंसुलेटर्स के, हम अभी तक सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं। इट मीन्स ऑल ऑफ देम दे आर प्रेजेंट इन देयर सॉलिड स्टेट। बट व्हाट हैपन्स इफ वी विल कंसिडर द लिक्विड्स? अगर हम लिक्विड्स को कंसिडर करें तो क्या होगा? जरा सोच के बताइए क्या होता है। तो बच्चों बिल्कुल एकदम वही बात हो रही है कि अगर लिक्विड्स में करंट को पास करना हो तो क्या होगा? क्या लिक्विड्स में भी करंट पास हो सकते हैं? ये सब चीज़ों को करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और इसके लिए हमें क्या, मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि कैन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू लिक्विड्स, और इसी चीज से रिलेटेड है आपका ये टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स। कैन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू लिक्विड्स? ये क्वेश्चंस है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। यार कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम ध्यान देंगे कि लिक्विड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट्स मैं यहाँ समझाऊंगा, कुछ चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप आराम से उसको बना सकें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे फिर आपने नोट्स में इनको जल्दी से उतार लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, तो बच्चों जब इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड्स में पास करना हो या चेक करना हो कि कौन सा लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए हम लोगों को एक अरेंजमेंट चाहिए। अरेंजमेंट करना है ऑफ कंटिन्यूटी टेस्टर। बच्चों कंटिन्यूटी टेस्टर क्या होगा, किस तरह होगा? तो कंटिन्यूटी टेस्टर में आप एक बैटरीज का यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और साथ ही साथ आप एक बल्ब का यूज़ करते हैं। ये बल्ब का यूज़ आप कर लेते हैं,
और बच्चों ये जो है उसका एक तार जोड़ लेते हैं। बच्चों ये जो अरेंजमेंट है, जहाँ पर एक आपने बैटरी का यूज़ किया और एक जगह पर एलईडी बल्ब का यूज़ किया, ये चीज़ों को अरेंज करना लगाकर, यही आपका कंटिन्यूटी टेस्टर है। और जब हम चेक करने वाले होंगे कि किसी लिक्विड्स में वो पास हो सकता है या नहीं, तो हमेशा इस टेस्टर को उसमें डुबाएंगे और चेक करेंगे कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक सिंपल सी बात है बच्चों, जब आप अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को चेक करते हो तो टेस्टर का यूज़ करते हो, है ना। लेकिन ये काम हम कब कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक को ये चेक करने के लिए कि कोई क्या वो लिक्विड्स में पास हो रहा है या नहीं। सो इन ऑर्डर टू चेक वेदर द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द लिक्विड्स वी मस्ट यूज द कंटिन्यूटी टेस्टर। करना क्या है जरा देखो, मैं एक अरेंजमेंट आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर होगा। देखो मैंने एक बोर्ड लिया हुआ है, इस तरह का कार्डबोर्ड है, ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट है, इस तरह का कार्डबोर्ड मैंने लिया है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्राफाइट है, पेंसिल का जो आगे का लेड होता है ब्लैक वाला, वो वाला मैंने लिया। ऊपर से एक पेन ले लिया ताकि इसमें मैंने 2 होल्स कर दिए हैं। एक होल्स को इसके ऊपर से ऐसे डुबा दिया और फिर एक होल्स को इसके ऊपर से इस तरह डुबा दिया। ओके, अब आप कोई भी चीज़, या तो कप ले लो या फिर अगर आप घर में हैं, ये कप ले लिया मैंने, इसके ऊपर आप इस तरह डुबा दो, देखो ये डिप्ड हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर का इन चीज़ों को आप किसी बैटरी से जोड़कर रख लो, ठीक है। उसके साथ आप अपना कंटिन्यूटी टेस्टर जोड़ सकते हो, आराम से जोड़ोगे, मतलब ये चीज़ें यहाँ पर लगेगी, एक चीज़ें यहाँ, और आप चेक करो। क्यों? जिस लिक्विड से चेक करना है, मान लो मैंने यहाँ पर पानी लिया हुआ है, तो इस पानी को चेक करना है कि क्या इस पानी में करंट पास होता है या नहीं। ओके, अगर पास होगा तो वो बल्ब जलेगा, अगर नहीं होगा तो वो बल्ब नहीं चलेगा। क्लियर है? तो इसको अरेंजमेंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट मैं किस तरह करके रख सकता हूँ, देखो ज़रा सा फिगर में देख के आराम से आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। यानी जो कंटेनर्स मैंने लिया बच्चों, वो कंटेनर्स में आपको लिक्विड्स रखना है, जिस लिक्विड का आप टेस्ट करेंगे। चलो कुछ देर के लिए मैंने मान लिया कि मुझे टेस्ट करना है लाइम जूस का, उसके बाद मुझे टेस्ट करना है एसिटिक एसिड का, फिर मुझे टेस्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड का, फिर मुझे टेस्ट करना है डिस्टिल्ड वाटर का। मतलब ये सारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में हैं, डिस्टिल्ड वाटर, ये सारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में हैं। और फिर आपको चेक करके बताना है कि इन सब में से कंडक्टर्स कौन है और इंसुलेटर्स कौन है। ओके, अभी तक जो हमने इससे पहले कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स पढ़ा था वो सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, और ये सब अपना लिक्विड स्टेट में। तो मैंने एक कंटेनर लिया और देखो ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर है, इसको मैंने यहाँ पर डुबा दिया। ये रहा मेरा अरेंजमेंट। थोड़ा बड़ा तार लेंगे ताकि वो नीचे की तरफ चला जाए। इसके अंदर आपने वो लिक्विड भर दिया, ऐसे करके लिक्विड भर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने अरेंजमेंट दिखा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके बाद आपने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, बल्ब का, और साथ ही साथ इसके चीज़ों को भी यहाँ पर डिप्ट कर दिया। क्लियर है? अब ये बैटरी है और ये मेरा एलईडी या बल्ब जिसको बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखो पानी में डूबा हुआ है, ये तार जो है ये इस लिक्विड में डूबा हुआ है, इस लिक्विड में आराम से डूबा हुआ है, ये ध्यान देना है थोड़ा। अब क्या करना है बच्चों, अब मान लो सबसे पहले जिस लिक्विड का टेस्ट करना है, मान लो मुझे लाइम जूस का टेस्ट करना है, तो मैंने इसके अंदर लाइम जूस भरा, ठीक है, नींबू पानी लिया, उसमें नींबू डाल दिया। ओके, अब अगर बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब लाइम जूस, देखो ये दोनों तार टच नहीं है एक दूसरे से, ये दोनों तार एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? इस मीडियम के द्वारा, इस लिक्विड्स के द्वारा। मतलब ज़रूर ये लिक्विड अगर कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग मतलब करंट को पास करने वाला होगा, तो ये बल्ब जलेगा। अगर वो कंडक्टिंग नहीं होगा तो ये बल्ब नहीं चलेगा। तो जब हम लाइम जूस लेते हैं बच्चों, तो बल्ब क्या करता है, बल्ब जो होता है इट ग्लोज, बल्ब ग्लो कर जाता है, ग्लो मतलब जल जाता है। अगर बल्ब जला, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर कौन हुआ? लाइम जूस इज अ कंडक्टर। उसी तरह एसिटिक एसिड भी चेक करो बच्चों, एसिटिक एसिड में भी बल्ब जल जाता है, ग्लोज, तो ये भी क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। मतलब अब आपको इस लाइम जूस में, जहाँ पर आपने लाइम जूस भरा था उसको हटाओ, उसके बदले में इस जगह पर एसिटिक एसिड डालो। जैसे मैंने आपको ये जो कप दिखाया, या फिर ये बॉटल, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बॉटल, ये कप, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, इसके अंदर आप लाइम जूस भर लो। एसिटिक एसिड भरना है तो एसिटिक एसिड भर लो, और वो कंटिन्यूटी टेस्टर को इसके अंदर डाल लो। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जलेगा या नहीं जलेगा। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो इसके सारी चीज़ों को हटाओ, सल्फ्यूरिक एसिड डाल लो, फिर कंटिन्यूटी टेस्टर को उसके अंदर डालो और चेक करो कि वो जल रहा है या नहीं। तो बच्चों जब सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो ये भी आपका ग्लो करेगा, आप चेक कर सकते हो। और ये क्या हो गया, अगर ग्लो किया तो ये क्या हो गया, कंडक्टर। लास्ट है आपका डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में बल्ब विल नॉट ग्लो।
डिस्टिल वाटर क्या होता है बच्चों? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि डिस्टिल वाटर क्या होता है। आपने अपने घर के इन्वर्टर के बैटरी में जो आप पानी डालते हैं वो डिस्टिल वाटर है, ऐसे ही आप नॉर्मल समझ लो। यानी वो डिस्टिल वाटर को अगर हम इस अपने कंटेनर में या कप में जो मैंने अभी दिखा उसमें लेंगे और कंटिन्यूटी टेस्टर को डालते हैं तो इसका मतलब ये बल्ब नहीं जलता है, और इसका मतलब डिस्टिल वाटर खुद क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। क्लियर है? तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर मैंने इस कप के अंदर में वेजिटेबल ऑयल लिया, देन विल इट बी कंडक्टर और इंसुलेटर? आप इसका एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए, बहुत मजा आता है करने में। तो ये एक्सपेरिमेंट्स करके आप मुझे यहाँ कमेंट करिए कि वेजिटेबल ऑयल को अगर मैं इसके अंदर भरूंगा, आप जो घरों में अपनी सब्जियां बनाते हैं, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, फॉर्च्यून हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ आप यहाँ टेस्ट डालो और इस कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करो कि बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और चेक करके बताओ वेजिटेबल ऑयल इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, ये डिस्टिल्ड वाटर जो मैंने अभी आपको बताया कि वो वाटर जो आप अपने इन्वर्टर के बैटरी के अंदर डालते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर है, और डिस्टिल्ड वाटर खुद क्या है? इंसुलेटर है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर जब वो खुद इंसुलेटर है, मतलब वो करंट को पास नहीं करेगा, तो हम उसको बैटरी के अंदर डालते क्यों हैं? क्योंकि जब लाइट कटता है, करंट कट जाता है, तो फिर वही चीज़ तो फिर लाइट जलाता है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए और कमेंट करके इसके आंसर्स को मुझे बताइए, वेरी फास्ट। गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये समझने के लिए कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आपका एक बैटरी के अंदर हम क्यों डालते हैं और फिर वो एक इंसुलेटर भी है। इन दोनों पॉइंट्स के कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बाकी जो तीन चीज़ था, लाइक लाइम जूस, एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आखिर क्या है? आखिर हम इन सब चीज़ों को क्यों ले रहे हैं और वो जल रहा है? यानी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है इसी में, दैट आर द कॉजेज ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड्स। तो कॉज क्या है? ठीक है, कॉजेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स, कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड। आप अपना नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको ये सारे पॉइंट समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। कॉज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। अब बच्चों समझते हैं लाइम जूस, नींबू पानी जो होता है, आपने जाना होगा बच्चों कि जो लाइम जूस होता है, तीनों में हम एक पॉइंट देखते हैं। उसके बाद मैंने लिखा एसिटिक एसिड और उसके बाद मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड। यही तीन ऐसा था जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि बल्ब ग्लो कर रहा था। इट मीन्स ऑल ऑफ देम दे आर नोन एज अ कंडक्टर। सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर के केसेस में ही वो क्या था? बल्ब ग्लो नहीं किया। इसका मतलब वो क्या हो गया? इंसुलेटर्स हो गया। अगर हम इन तीनों को गौर से देखें बच्चों, तो ये सब में आपका कॉमन जो है वो है एसिड। एसिड कॉमन है, और आपको मालूम ही है कि एसिड कैसे बनता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, याद है कि जब आप कोई भी किसी भी कैटायंस और एनायंस में, यानी जब आपने देखा कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला होता था और एक नेगेटिव चार्जेस वाला, जिसमें आप H+ का यूज़ करके एसिड बनाते थे। तो बच्चों देखा जाए कि लाइम जूस जो होता है नींबू में, उसमें भी आपका साइट्रिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड नाम से पता चल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड नाम से पता चल रहा है, मतलब इस एसिड में कॉमन है, इसमें एसिड। और एसिड में आपको मालूम है कि H+ आयन का यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन आयन का यूज़ किया जाता है। एसिड बनाने का तरीका अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियोस को देख सकते हैं, हाउ टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से एसिड बनाने का तरीका भी जान सकें। यहाँ भी मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, आपने वहाँ पढ़ा होगा कैटायंस के नाम में और एनायंस के नाम में, जिसमें आपने देखा था कैटायंस में आपका Na+, K+, H+, इस तरह बहुत सारे कैटायंस थे, और एनायंस में आपने देखा था SO4 2-, Cl-, Br-, ऐसे करके नाम लिखा हुआ था। बच्चों H+ के साथ कोई भी एनायंस को आप जोड़ दो, सिर्फ OH- को छोड़कर और O2- को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर किसी भी माइनस के साथ आप जोड़ दो एनायंस के साथ, वो एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो आप H+ आयंस इसके अंदर होता है, यानी एसिड के अंदर में आयंस होते हैं, H आयंस होते हैं। यानी जैसे ही मैंने उसका सॉल्यूशन बनाया
तो वो कंडक्ट करना शुरू किया। बच्चों याद रखना ये लिक्विड फॉर्म में यह काम हो रहा है। अगर मान लो लिक्विड्स कब बनेगा, या तो मैं उसको वाटर के साथ ऐड करूं, वाटर प्लस लाइम जूस, वाटर प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको मैं मोल्टेन स्टेट में कर लूं। मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट मतलब पिघला हुआ स्टेट में। यानी अगर मैं कोई भी एसिड्स को अगर पानी के अंदर घोल लेता हूं या फिर अगर मैं उसको पिघला देता हूं यानी मेल्ट कर देता हूं, तो इन दोनों ही केसेस में वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चों जो ऐसे लिक्विड्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में अगर मिला है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ। तो बच्चों ये सारी चीज़ें, लाइम जूस, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिला हुआ है। यानी अगर मैंने जो कप में पानी लिया था, मुझे टेस्ट करना है नींबू का, तो नींबू का जूस तो थोड़ा कम ही आता है ना, तो आप नॉर्मल एक पानी लो, उसमें लाइम जूस डाल दो, तो इसका मतलब पानी में आपने वो सॉल्यूशन बनाया। अब क्या है बच्चों, ये जो एक्वस सॉल्यूशन हो या मोल्टेन स्टेट में कोई भी अगर सब्सटेंस कंडक्ट करता है, कोई भी कंपाउंड्स अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसको एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। And what is the name? These names are known as electrolytes. Electrolytes. Very important one. मतलब ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बच्चों। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में समझते हैं, मतलब दो सब्सटेंस, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, पहले डेफिनेशन समझ लो। दो सब्सटेंस which can conduct electricity, which can conduct electricity in their aqueous solution, in their aqueous solution, aqueous मतलब पानी मिला हुआ, और in their molten state, और in their molten state by decomposing into ions, ions के फॉर्म में डिकम्पोज होने पर, मतलब आयंस बनना चाहिए। यानी पानी में जाएगा तभी आयंस बनेगा, अदरवाइज वो आयंस नहीं बनेगा। यानी अगर मैं इसको सॉलिड स्टेट में लूँ तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, आयंस बनना चाहिए। तो मतलब कॉज अगर कोई पूछे बच्चों कि लिक्विड में कॉज क्या है, व्हाट आर द कॉज ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लिक्विड्स, तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, कंडक्टिविटी का क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। और आयंस कैसा होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल कहने का मतलब सेलफोन नहीं, मोबाइल मतलब चलता फिरता। जैसे आपने सुना होगा मोबाइल पुलिस, देखते ना, पीसीआर वैन में घूमते रहती है, मतलब चलती फिरती पुलिस। मोबाइल आयंस मतलब चलता फिरता आयंस। और आयंस बच्चों कब चलेगा, आयंस कब मूव करेगा, जब या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा या फिर मोल्टेन स्टेट में होगा। ये वेरी एसेंशियल कंडीशन कि आयंस मोबाइल कब होगा, जब या तो वो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी मिला हुआ होगा या फिर वो मोल्टेन स्टेट में होगा। इन दोनों ही केसेस में आयंस जो होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं। यानी पानी में अगर मिला होगा तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अभी देखो डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं ना, इसको मिटा दें इधर वाला कंटिन्यूटी टेस्टर वाले में। मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर जो बच्चे नोट नहीं किए हैं वो प्लीज़ अपना जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि वो कंप्लीट हो जाए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो आप डिस्टिल्ड वाटर में आप देखो बच्चों, अगर आप डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर में आप एक पॉइंट समझो कि आपने इन्वर्टर के बैटरी में सिर्फ आप देखते हो पानी डालते हो ना, पानी डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, तो वाटर इसका मतलब ज़रूर इसके अंदर में कोई ना कोई चीज़ है, एसिड रहता है, जिसके चलते ये जब पानी अंदर जाता है, ये एसिड जब इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम इसमें सिर्फ पानी इसलिए डालते हैं कि ये जो एसिड है वो H+ आयन दे सके। जो भी एसिड रहेगा जनरली इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों, और जैसे ही मैं इसमें पानी मिलाता हूँ, AQ मतलब एक्वस, पानी मिलाता हूँ तो ये टूट जाता है H+ SO4 2- तो H+ निकलेगा। बैलेंस करना आपको मालूम है। मतलब ये आयंस तभी टूटेंगे, अलग अलग तभी होंगे जब इसमें आप वो वाटर डालेंगे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम नॉर्मल टैप वाटर डाल दें, कुएं का पानी डाल दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है बच्चों कि जो मेरा डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें नो आयंस आर प्रेजेंट, नो आयंस आर प्रेजेंट। लेकिन जो टैप वाटर होता है
उसमें मिट्टी के बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट रहते हैं। टैप वाटर जनरली कहाँ से आता है? नदियों से आता है, पॉन्ड से आता है, लेक से आता है ना। और उसमें मिनरल्स मिले हुए रहते हैं, मिनरल्स मिले हुए रहते हैं, मतलब आयंस के रूप में वो पहले से ही फॉर्म रहते हैं। इसलिए वो आराम से, अगर हम एसिड के साथ डालें तो हो सकता है वो रिएक्शन करके इस बैटरी को रोक दे, यानी बैटरी आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और इसीलिए हम टैप वाटर, पॉन्ड्स वाटर, लेक्स वाटर, हैंडपम्प का पानी, ये सब नहीं डालते। हम क्या डालते हैं? डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। क्लियर हो गया? यानी एसिड पहले से उसके अंदर प्रेजेंट है। तभी तो आप देखते हैं कभी कभी जब एक्सेस गिर जाता है तो आपका जो फर्श होता है वो थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है। कितने बच्चे ऐसा देखें? कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? कमेंट करिए। यस, it means acid is already present in that battery and you just add the distilled water in order to break that acid into the ions। यानी कोई अगर पूछे what are the causes of conductivity of liquids, तो आपका आंसर सिर्फ यही होगा because to generate the mobile ions, because of the presence of the ions। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई लिक्विड्स अपना करंट क्यों फ्लो करता है, इसका मतलब ज़रूर उसके अंदर कोई आयंस हैं, इसके चलते वो फ्लो कर रहा है। कोई लिक्विड्स अपने आप से करंट फ्लो करने क्यों नहीं देता, तो आप बोलेंगे बिकॉज इट डजंट कंटेन्स एनी आयंस। फॉर एग्जाम्पल, वाई द डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? आंसर करके बताइए, कमेंट करिए आंसर। वाई द डिस्टिल्ड वाटर, आपके कॉपी में ये होना चाहिए क्वेश्चन, वाई द डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वीडियो को पॉज करिए, आंसर लिखिए पहले, चीटिंग नहीं, हाँ चीटिंग नहीं। वाई द डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? मैंने बोला सिर्फ एक ही आंसर, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर डजंट कंटेन्स एनी मोबाइल आयंस, कोई मोबाइल आयंस इसके अंदर नहीं रहता। वाई द सल्फ्यूरिक एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज द आयंस आर, मोबाइल आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड इट। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? कमेंट करिए। ओके, चलिए नोट करिए इसको। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो बच्चों अब एक नई बात हम लोगों को सामने आए कि अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करते हैं कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और अगर किसी लिक्विड ने ऐसा काम किया तो उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब उसको कंडक्टर नहीं बोलकर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो पास नहीं होने देगा उसका नाम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब उसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सेम आंसर, ठीक है। अब आप कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं बोल के कौन सा दो नाम बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों सिंपल सा चीज है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होता है विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टेन स्टेट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएगा? दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टेन स्टेट। अब हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों कि हम सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं ताकि आप उसको समझ सकें, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को 7th का एसिड बेस एंड सॉल्ट का टॉपिक मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए, दैट हाउ टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। और उसमें मैंने बताया है हाउ वी कैन फ्रेम द एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन क्या है, तो आप सिंपल अपने तरीके में दिमाग में रख लो, अपने नॉलेज में रख लो कि कोई भी एसिड, कोई भी बेस और कोई भी सॉल्ट, ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे एसिड के केसेस में HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सब एसिड्स जो हैं वो सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। बेस में देखा जाए NaOH, CaOH2, KOH, MgOH2, ये सब आपके बेस हैं। और सॉल्ट का नाम सुना जाए तो बस ये दोनों जोड़ दो, CaSO4, KNO3, Mg, और सबका सिंबल मालूम है कैसे लिखते हैं? देखो, जैसे यहाँ हो जाएगा सॉल्ट में NaCl, यहाँ हो जाएगा CaSO4, KNO3, और यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो CH3, ये हट जाएगा यहाँ से। इस केसेस में थोड़ा डिफरेंट होता है बच्चों, CH3COONA, ये सॉल्ट है। लेकिन ये सब कौन से फॉर्म में होना चाहिए बच्चों? एक्वस फॉर्म में, बिना पानी का कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, या फिर अपने मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए। अगर ये दो केसेस नहीं है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब ये दो फॉर्म होना ज़रूरी है इन केसेस के लिए। इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल गए, है ना। तो बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा?
अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में हम कौन कौन सा एग्जाम्पल देंगे इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए बताइए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का जब एग्जाम्पल होगा तो हम किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मैं ये कह सकता हूँ कि करंट को पास नहीं होने देती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कुछ ऐसा? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज ये नहीं, कार्बन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो होते हैं बच्चों, ये सब आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स, ये सब जो होते हैं वो अपने पास से करंट पास नहीं होने देते, सो दे आर नोन एज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना, दैट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं, किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो हमारे पास रहते हैं। तो बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, पहला है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब ये सारी चीजें जो दी हुई हैं इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एक पहले डेफिनेशन नोट करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स, नोट कर लीजिए, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली गेट आयोनाइज्ड, when electric current passes through it, मतलब करंट आने पर वो उसका जो आयन्स होंगे पूरा टूट जाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। आयोनाइज्ड मतलब आयन्स में टूटना। बच्चों आयोनाइज्ड का मतलब ब्रेक्स इनटू आयन्स, आयन्स में टूटना। जैसे अगर मैं बोलता हूं HCl और ये टूटेगा कैसे? H+ + Cl-। तो बच्चों कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब पहले समझ लो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो मैंने 100 ग्राम HCl लिया, तो जो इसका H+ आएगा या Cl- आएगा, ये भी 100 ग्राम आएगा। बस अपने दिमाग में ये रख लो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये 100 ग्राम लिया और यहाँ पर 90 या 50 या 60 कुछ ऐसा बचा हुआ रह जाए, नहीं। जो वीक होगा उसमें ऐसा केस होगा, यानी वो 100 ग्राम से 50 ग्राम हो सकता है, 60 ग्राम हो, मतलब पूरा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। जब आप और भी हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप 10-11 में जाएंगे, जब आपके पास मोल कंसेप्ट का एक वीडियोस आएगा या आपके नॉलेज में आएगा, तब आप समझेंगे कि ये कैसे कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। उसी तरह अगर बच्चों देखा जाए CH3COOH, तो बच्चों ये जो होता है इसका आयंस का डिसोसिएशन CH3COO- + H+। अब मान लो अगर मैंने इसको लिया 100 ग्राम, तो बच्चों ये 100 ग्राम में नहीं रहेगा, ये जरूर हो सकता है कुछ कम रहे। कितना रहे? मान लो मैंने बोल दिया 50 ग्राम, यहाँ रहा, यहाँ 50 ग्राम रहा ये, लेकिन यहाँ देना कि जितना है, जितना H+ रहेगा उतना ही ये चीज रहेगा। तो यहाँ 100 से पूरा 100 नहीं टूटा, मतलब इट इज नॉट गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब CH3COOH ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है सबको? चलिए जल्दी से नोट करिए, अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको बताता हूं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसके डेफिनेशंस को अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकता हूं? देखो, मिटा देते हैं यहाँ पे। चलो चेक करते हैं अब क्या होगा इस जगह पे। अब चेक करो कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल्स लिखूं तो मैं कौन सा एग्जांपल्स को लिख सकता हूं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जनरली जो एग्जांपल्स होता है वो सी वाटर, समुद्र का पानी, मतलब उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट रहते हैं, इसलिए वो आराम से टूट सकता है, कंप्लीटली टूटता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3 अगर बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, मतलब जितने भी मिनरल्स एसिड हैं एक्सेप्ट H2CO3 वो सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, H2SO4, ठीक है, HNO3, HCl, ये सब जो होंगे वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। मतलब ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स में मैं क्या लिखूंगा? इफ आई हैव टू राइट डाउन द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम क्या कर सकते हैं? तो सेम एग्जांपल तो वही देंगे। क्या लिखेंगे? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which do not get completely ionized, देखो बच्चों, do not get completely ionized या फिर incomplete ionized when electric current passes through it, मतलब पूरा नहीं टूटेगा, मतलब 100 ग्राम लेंगे तो थोड़ा कम होगा, 40-50 कुछ ऐसे टूट के रह जाएगा। which cannot get completely ionized when electric current passes through it। तो बच्चों जो जनरली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं passes through it,
जनरली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें नॉर्मल जो सबसे पहला है वो टैप वाटर, आपके घर का जो पानी है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है। नींबू पानी, साइट्रिक एसिड, ये आपका इसी में आता है। थर्ड वन आपका एसिटिक एसिड, ये सब आपका किस में आता है, इसका फॉर्मूला CH3COOH। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सब आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे। मतलब अगर मैं इसका 100 ग्राम लेता हूँ तो ये कुछ पूरा 100 ग्राम में आयोनाइज नहीं होके किसी कम में होते हैं। जल्दी से इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसानी से आप ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि अगर मान लो जैसे आपको मालूम है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वही वाटर जो आप इन्वर्टर के बैटरी के अंदर डालते हो, तो बच्चों जो डिस्टिल्ड वाटर है वो खुद इंसुलेटर है। लेकिन बच्चों अगर मान लो मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया इसके अंदर, हाँ, कोई करंट किसी इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया, यहाँ पर बैटरी का कनेक्शंस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक बल्ब जला दिया, तब तो ये बल्ब जलेगा नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी भी तरह से ये बल्ब जले डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करके, तो मैं क्या करूँगा? कमेंट करके बताइए इसका आंसर। फिर से समझो, ये मेरा डिस्टिल्ड वाटर है, क्वेश्चन समझो ध्यान से। डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर इटसेल्फ इज ए इंसुलेटर। खुद क्या है यह? इंसुलेटर, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, अब मैंने पढ़ा था पहले, मतलब यह इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट करे, यानी ये बल्ब जले, तो मुझे ऐसा क्या करना होगा जिसके चलते ये डिस्टिल्ड वाटर इट बिकम्स कंडक्टिंग। तो बच्चों इसके अंदर में, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर में आप एसिड, बेस, सॉल्ट कुछ भी मिला दो। सॉल्ट नमक जिसको बोलते हैं ना, घर का नमक भी अगर मिला दें, घर का नमक का फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, अगर ये भी हम यहाँ डाल दें तो बल्ब जलना शुरू होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो NaCl, क्या रीज़न क्या था, मैंने क्या कहा था, कंडक्ट करना कब होता है? जब ये आयंस में टूटते हैं। मतलब जैसे ही उसको पानी मिला, ये पानी है डिस्टिल्ड वाटर, जैसे ही उसको पानी मिला Na+ और Cl- में वो टूट गया, और तब ये बल्ब यहाँ जलना शुरू होगा बाय यूजिंग द डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर है? मतलब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर में आप कोई भी एसिड, बेस एंड सॉल्ट मिला दें, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक बेस हो, सॉल्ट हो, कैसा भी सॉल्ट हो, वो आप जैसे ही इसके अंदर डालते हैं, दे ब्रेक इनटू आयंस, और आयंस का ब्रेक होना, आयोनाइज्ड होने से ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि कॉजेज ऑफ जो कंडक्टिविटी होता है लिक्विड्स में, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयंस। तो डिस्टिल्ड वाटर में आयन नहीं था, आपने इसके अंदर आयन प्रोड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ डाल दिया, स्टार्ट हो गया कंडक्टिंग। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स फील हो रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये डाउट्स है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये चैप्टर्स में कुछ बच्चों को काफ़ी डाउट थी, इसलिए मैंने इसका एक वीडियोस बनाना ज़रूरी समझा, ताकि आपके लिए ये क्लैरिटी हो जाए, एक रिवीजन हो जाए, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। अब बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे नेम वन डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट द chemical energy into electrical energy। बच्चों ये आपने 6-7 में पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमेंट करके पहले बताइए, वीडियो को पॉज करिए, मैं आंसर तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप पहले वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को बताइए, सोचिए पहले, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, जहाँ से सब सोचना बंद करते हैं, साइंस वहीं से सोचना शुरू करता है। तो आप अपने दिमाग का यूज़ करिए कि क्या आपने कोई ऐसा डिवाइस पढ़ा है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ज़रा सोचिए। बिल्कुल सही, द आंसर इज द बैटरी। यानी बैटरी के अंदर में ज़रूर केमिकल रहता है, देखे होंगे आपने बैटरी, और वो आपका किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिसिटी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर लगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? लेकिन बच्चों एक साइंटिस्ट थे, एक इटालियन साइंटिस्ट थे, ठीक है,
इटालियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एलेजांड्रो वोल्टा। एलेजांड्रो वोल्टा। उन्होंने क्या किया कि ये बैटरी का कुछ दूसरा तरीका तैयार किया। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक अलग तरह से बैटरी को डिज़ाइन किया, एक सेल को डिज़ाइन किया, और वो कुछ ऐसा था। यहाँ पर उन्होंने एक रॉड ले लिया, जिंक रॉड, कॉपर रॉड, ठीक है, यहाँ जिंक रॉड, ये मेरा कॉपर रॉड, और इसके साथ ही उन्होंने एक बल्ब को सिर्फ अटैच किया। बल्ब, ध्यान देना बच्चों, अब इसमें कोई बैटरी नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने एक सॉल्यूशन ले लिया और उन्होंने ये देखा कि ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है बिना बैटरी का, ये बैटरी का कोई यूज ही नहीं हुआ, अब ये ग्लो कर रहा है। ऐसा जो अरेंजमेंट था बच्चों, इसका नाम दिया गया वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल मतलब ये जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिंक रॉड है, कॉपर रॉड है, जरूर इसके अंदर में कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसके चलते ये बल्ब जल रहा है। ये पहले साइंटिस्ट थे एलेजांड्रो वोल्टा, जिन्होंने वोल्टाइक सेल को डिस्कवर किया। तो क्वेश्चन ये आता है दैट हु डिस्कवर्ड द वोल्टाइक सेल? द आंसर इज द एलेजांड्रो वोल्टा। और कौन से ईयर में? 1790 में। 1790 में, याद रखना एलेजांड्रो वोल्टा कब डिस्कवर किए थे? 1790 में। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या लिया था उन्होंने? इन्होंने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला मालूम ही है सबको, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मतलब अब वो नॉर्मल बैटरी नहीं हो कि ये दूसरी तरह के बैटरी का इन्होंने यूज किया। कंफर्म है? समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है। इसको उन्होंने जिंक रॉड जो था इसको उन्होंने नेगेटिव रॉड बोला, और जो कॉपर रॉड था इसको पॉजिटिव रॉड बोला। बच्चों जब कभी ऐसा अरेंजमेंट होता है ना जिसमें कोई लिक्विड्स में ये रॉड डिसॉल्व होते हैं, ये जो रॉड नीचे की तरफ इसके अंदर लगे हुए हैं, इन रॉड का एक पर्टिकुलर नाम है इलेक्ट्रोड्स। जैसे ये पानी वाला जो चीज़ है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, है ना, जहाँ से कंडक्ट करना शुरू करेगा। जो रॉड इसके अंदर में है उसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोड्स हो गया, मतलब जो कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। नेगेटिव रॉड जो होगा इसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव रॉड है बच्चों उसको हम बोलते हैं एनोड। नोट कीजिए इसको, नेगेटिव रॉड जो है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव रॉड जो है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो बच्चों अब एक चीज आया कि सर इसमें कोई बैटरी का तो हम यूज नहीं किए, यानी बिना बैटरी का यूज किए ऑलरेडी ये बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब इसके अंदर के रिएक्शन, इसके बारे में आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे कैसे वो रिएक्शंस होता है वो आपको जानना है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पर है कि इसका केमिकल एनर्जी, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट्स का केमिकल एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी में भी तो ये था, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब वोल्टाइक सेल में भी तो यही है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या इसका रिवर्स हो सकता है? रिवर्स मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी विल गेट कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। एग्जैक्टली, ये चीज अब आप लोगों को समझना है। यहां पर हो रहा था कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का यूज हुआ, बल्ब जला, तो केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। अब उल्टा होना चाहिए, मतलब अगर मैं इस बल्ब के जगह पर बैटरी लगा दूं, अगर इस बल्ब के जगह पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगर लगा दिया जाए, नेगेटिव टर्मिनल आपका एनोड की तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल आपका कैथोड की तरफ, ये आपका मालूम होना चाहिए। ठीक है, एनोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करेंगे, और जो आपका कैथोड रहेगा उसको नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर करेंगे। अब ये बात है बच्चों कि क्या उल्टा हो सकता है? देखते हैं, मिटाएं इसको। फाइन बच्चों, ये जो फेनोमेनन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यही चैप्टर्स का नाम है। देखो तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स, है ना, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट। और इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या लिखेंगे? द फेनोमेनन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ the phenomenon of breaking of the electrolytes into ions by passing the electric current through it is called the electrolysis, and the phenomenon of the producing the chemical energy is known as the chemical effects of the electric current. मतलब करंट पास होने पे इसके जो आयन्स हैं वो तोड़ दिए जाएं, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? और इसी के चलते, इलेक्ट्रोलाइसिस के चलते ही यह केमिकल चेंजेस शो करता है। इट शोज द केमिकल चेंज विद इन द इलेक्ट्रोलाइट करंट थ्रू इट। इट शोज द chemical change in the electrolyte के अंदर में ये काम होता है। तो बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एक्टिविटी को जो करना है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना मतलब वाटर को तोड़ना है। बैटरी का यूज का मतलब इसके अंदर क्या भरेंगे? अब हम लोग वाटर भरेंगे। चलो तो इसका जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना है कि इन दोनों में क्या फर्क है। हम लोग अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मिटा दें इधर, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाए इन दोनों को कंपेयर करने में। तो चलो, जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे बच्चों तो सेम यही चीज का डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रेफाइट रॉड ले लिया। ग्रेफाइट वही वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था, एक बार फिर से दिखा दूँ। देखिए इस तरह का मैंने रॉड लिया हुआ है तार के साथ। ये कार्डबोर्ड है, इसके अंदर मैंने डिप्ट कर दिया इलेक्ट्रोड्स में। आप इसको पानी के अंदर रखेंगे, इसको बैटरी से अटैच कर देंगे और आप चाहें तो उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें आपने टेस्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर यहाँ पर कर दिया। बच्चों देखो दोनों में क्या फ़र्क है। इसमें आपने पानी ले लिया है ना, वाटर ले लिया, H2O ले लिया। ठीक है, ये नेगेटिव, ये वाला रॉड जो है ये मेरा ग्रेफाइट रॉड है, ये भी ग्रेफाइट है, ये भी ग्रेफाइट है, लेकिन अंतर क्या है? ये वाला रॉड माइनस चार्ज के माइनस टर्मिनल के पास जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल के पास जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये रॉड, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। बच्चों यहाँ पर देखो एक चीज़, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बताया था तो यहाँ बल्ब लिया था, है ना, स्टार्टिंग में बल्ब लिया था। बच्चों जब बल्ब लिया था, जो वोल्टाइक सेल बना था, उसमें ये जो कंटेनर है ये सेल की तरह काम कर रहा था। मतलब ये एक तरह का सेल था जो करंट को मतलब बल्ब को जलाने में हेल्प कर रहा था। लेकिन देखो ज़रा, सेम यही चीज़ है। इस बार सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है, मतलब इसके करंट को इसके अंदर भेजा जा रहा है। यहाँ पर था कि इसके केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर, जस्ट इसका उल्टा, रिवर्स। मतलब यहाँ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इस जगह पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ केमिकल इफेक्ट्स हम समझने को लिखेंगे। बच्चों जो नॉर्मल वाटर होता है वो थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जैसे टैप वाटर, पॉन्ड्स वाटर, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक वाटर मोर कंडक्टिंग मतलब थोड़ा अच्छे से इसके इलेक्ट्रिसिटी पास हो, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, एक छोटे से अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड। डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड। एक स्मॉल अमाउंट H2SO4 इसमें ऐड करें, मतलब इसमें हल्का सा ऐड कर दिया क्या, H2SO4। जैसे ही अब क्वेश्चन आता है व्हाई द H2SO4 इज एडेड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी को तोड़ना है ना। पानी को तोड़ेंगे, H2O को तोड़ेंगे, H प्लस मतलब आयंस में कैसे टूटेगा, H2 और O2 में टूटेगा। ऐसे कर लो, पहले समझ लो। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, बैलेंस कर लो। H2O यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, मतलब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। बच्चों जो हाइड्रोजन होगा वो आपका कैथोड पर जमा होगा और ऑक्सीजन जो होगा ये आपका एनोड पे जमा। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये ध्यान देना आपके इक्वेशंस में। तो बच्चों जब करंट इसमें पास होता है तो बबल्स निकलने शुरू होंगे, है ना। आप एक कार्डबोर्ड ले सकते हो जैसे मैंने बताया आपको,
और आप चाहो तो ये जो आपका कहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन कहाँ निकल रहा है, नेगेटिव वाले पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ, मतलब इस जगह इसके सामने अगर आप एक छोटा सा होल कर लो, हाँ यहाँ पर एक पेंसिल लगा लेना, होल करना, और यहाँ से भी बबल्स निकलने शुरू होंगे। तो जो आपका बबल्स निकल रहा है मतलब ज़रूर गैस निकल रहा है। वाटर का फॉर्मूला यही होता है H2O, मतलब एक तरह का ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, और ये टूट रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन कहाँ जमा होगा, कैथोड में जमा होगा। व्हाट इज कैथोड? कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर कोई पूछे व्हाट इज कैथोड, तो कैथोड क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्लियर? और एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो हाइड्रोजन कहाँ जमा होगा, नेगेटिव की तरफ। यानी अगर आप छोटा सा होल इसके बगल में करते हो और एक जलती हुई माचिस की तीली यहां लेकर आओगे, तो यह एक तरह का पॉपिंग साउंड क्रिएट करेगा। ट्राई करके देखना, थोड़ा अपने आंखों को सामने मत रखना, थोड़ा दूर करके ही अपने बॉडी से दूर करके टेस्ट करना, या फिर जब कभी स्कूल खुलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहां क्रिएट हो गए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो गए, समझ में आया? तो ये पानी का टूटना है। पहला क्वेश्चन हुआ, व्हाई द डाइल्यूट H2SO4 is added. Why the dilute H2SO4 is added in electrolysis of water? क्यों ऐड करते हैं? तो क्या आप आंसर बोलेंगे, बिकॉज टू मेक द वाटर मोर कंडक्टिंग, वाटर को ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए यह काम किया। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, सेकेंड क्वेश्चन हो गया, वेयर द हाइड्रोजन गैस, वेयर द हाइड्रोजन गैस डिपॉजिटेड, हाइड्रोजन गैस कहाँ डिपॉजिट हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, वेयर द ऑक्सीजन गैस गेट्स डिपॉजिटेड, गेट्स डिपॉजिटेड। ये तीन क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या होता है, जब करंट जाता है बच्चों तो ये बबल्स निकलने शुरू होते हैं। ये बबल्स मतलब इसमें हाइड्रोजन भी निकल रहा है और ऑक्सीजन भी। तो जो हाइड्रोजन होता है वो आपका कैथोड की तरफ मतलब नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ चला जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर आ जाता है। अगर ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मालूम चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एकदम क्लियर है। समझ में आ रहा है सबको? ये जो काम हुआ था बच्चों, ये कौन किया था, विलियम निकोलसन। विलियम निकोलसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे, मेरे ख्याल से ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का जो अरेंजमेंट था, इन्होंने सबसे पहले दिया था। क्लियर है? तो बच्चों आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ किसी दूसरी चीज़ का भी हो सकता है। तो आप देखो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो नॉर्मल एप्लीकेशंस है वो क्या हो सकता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको कंप्लीट कर सकें। चलिए मिटा दें, मिटा दें, इधर वाला मिटा देते हैं। अब लास्ट हम एक समझते हैं, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है आपके लिए, लेकिन इसमें मैंने पूरे चैप्टर्स को एक शॉट में ले लिया। सिर्फ आपका जो फैराडेज लॉ है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटा टॉपिक है और आप आसानी से उसको खुद से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम समझ लेंगे कि इसका एप्लीकेशंस क्या है। बच्चों एप्लीकेशन का नाम आता है ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एप्लीकेशन का मतलब क्या है सर। एप्लीकेशन का मतलब यूज, इसका यूज क्या है। तो पहला यूज, यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, बच्चों जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब मेटल जनरली आपके ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है जो कि कंबाइंड स्टेट में रहता है, उसको साफ़ करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जनरली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको साफ़ करने के लिए। दूसरा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज़ होता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, रिफाइनिंग का मतलब क्या हो गया, सो इट इज़ द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ रिफाइन का मतलब साफ़ करना। तो साफ किसको करेंगे, जो इम्प्योर होगा उसको साफ करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मतलब इम्प्योर वाले से प्योर को निकालना, मेटल को निकालना, तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। क्लियर? और एक है इसका जो एक और एप्लीकेशन है वो दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मिटा दें इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारा पॉइंट्स। गुड, अब हम करते हैं कि व्हाट इज द थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थर्ड वन हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
प्लेटिंग का मतलब बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नॉर्मली सा मतलब है किसी एक मेटल का लेयर को दूसरे मेटल पे के ऊपर चढ़ाना। जैसे आपने सुना होगा कि आपके घरों में आपकी मम्मी चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा देती हैं। हाँ, तो वो जो पहला क्या था, चांदी था, एक मेटल हो गया, उसके ऊपर दूसरे का लेयर कौन सा था, सोना का लेयर चढ़ा दिया गया। तो बस वो काम जब किसी इस प्रोसेस से किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से भी ये काम होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं इसको, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a thin layer of depositing a thin layer of metal, नोट कीजिए इसको, the process of depositing a thin layer of metal on another material by passing electric current by passing electric current is known as electroplating। ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चों जो ये नाम यूज हो रहा है ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जरूर काम कर रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जरूर होगा, मतलब ये जो आप जो रिफाइन करके ला रहे हो, साफ करके ला रहे हो, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। अब कहानी यह है बच्चों के इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम समझें कैसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता कैसे, इसके बारे में समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या एक सीरीज हम बनाते हैं, फिर से एक सीरीज हम बनाते हैं ताकि आप इसको नोट कर सकें जल्दी जल्दी। सिर्फ मैं इसको समझाऊंगा और आप उनको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, यहाँ पर मैंने ले लिया कॉपर रॉड, ये है आपका कॉपर रॉड, नोट कर लीजिए सब फटाफट। कॉपर रॉड है, इसकी ये मेरा एनोड है, और एनोड कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने ले लिया जिंक रॉड, जिंक रॉड जो है ये मेरा कैसा होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा कैथोड है, और कैथोड जो होगा वो मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ देते हैं, कहाँ जोड़ दें, थोड़ा इधर से करते हैं, ये मेरा पॉजिटिव, पॉजिटिव थोड़ा बड़ा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। चलिए जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए, एक सीरीज में बना देता हूँ ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। क्वेश्चन क्या आएगा, आप आसानी से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए, हो गया सबका? ठीक, अब समझो मेरा टारगेट क्या है। ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बता रहा हूँ, आपके बुक्स में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इसके ऊपर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब देखो, अब समझो यहाँ पे ये जो वाटर जैसा चीज़ मैंने, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है मैंने, ये क्या है, ये कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ये होना चाहिए कॉपर का कोई भी सॉल्ट, ठीक है। अब सुनो, जब ऐसा अरेंजमेंट हुआ, जो एनोड है उसको कैथोड के ऊपर जो रॉड बना हुआ है उसके ऊपर चढ़ाना है। मतलब एनोड जो होगा, इट इज अ डिजायर्ड मेटल लेयर। डिजायर्ड मतलब मेरी जो इच्छा है कि किस मेटल का लेयर हम चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाना है, वो मैं हमेशा एनोड लूंगा। कैथोड क्या होगा, कैथोड क्या हो गया, मेटल ऑन विच द डिपोजिशन ऑकर्स, ऑन विच द डिपोजिशन ऑकर्स। कैथोड वो होगा जिसके ऊपर चढ़ाना है, एनोड वो होगा जिसको चढ़ाना है। ओके, सो डिजायर्ड मेटल लेयर, और यह होना चाहिए कैथोड मेटल ऑन विच द डिपोजिशन ऑकर्स। और बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, ये खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट हैशटैग, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगा बच्चों, ये होगा एनोड का सॉल्ट, एनोड सॉल्ट मतलब एनोड का एनोड मेटल सॉल्ट, ऐसे कर लो, ज़्यादा नाम अच्छा रहेगा। यानी एनोड जिस मेटल का बना हुआ है उसी का सॉल्ट रहेगा। सॉल्ट मतलब SO4 Cl कुछ भी लगा सकते हैं जनरली आप। मैंने यहाँ पर SO4 यानी कॉपर सल्फेट ले लिया है, कॉपर सल्फेट। अब कहानी समझो, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। जिंक रॉड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए, 8 के बेसिस पे, ना कि 10 के बेसिस पे। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, कहानी क्या है, अब खुद सोचो। बैटरी लगा हुआ है, करंट फ्लो होगा, है ना, करंट फ्लो होगा, इसके अंदर करंट जाएगा। जैसे ही बच्चों करंट जाएगा, कौन टूटता है, इलेक्ट्रोलाइट्स टूटता है, ठीक है। जो इसका पानी जैसा चीज़ है वो टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या लिया है मैंने, CuSO4 लिया है। यानी ये एक्वस सॉल्यूशन में, ये एक्वस है, पानी मिला हुआ है, इसमें क्या गया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास किया ये टूट गया, Cu2+ + SO4 2-, है ना।
आयंस में टूटा, आयंस में टूटा तो करंट पास होगा। बच्चों जैसे ये Cu2+ और SO4 2- में चला गया, ये जो Cu2+ है ये सिंपल चला जाता है आपका कैथोड की तरफ, मतलब ये कैथोड की तरफ। और कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है? जिंक रॉड के ऊपर, यानी इसके ऊपर ये जाके चिपक जाता है। अगर एग्जाम में कभी भूल गए कि कैसे होगा तो आप अपने दिमाग में रखना, Cu का चार्ज कितना है? 2+, पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कॉपर कहाँ जा रहा है? कैथोड की तरफ। क्लियर? अगर एग्जाम में भूल गए तो ऐसे हम समझ सकते हैं, Cu2+, कॉपर मेटल कहाँ पर जा रहा है? कैथोड की तरफ। रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ये सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऐसे समझो। तो बच्चों जब कॉपर यहाँ चला गया तो क्या बचा इसमें? सॉल्यूशन में, पानी में क्या बच गया? SO4 बच गया। अब ये SO4 अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, तो इस SO4 से दोस्ती बनाने के लिए यहाँ का जो कॉपर रॉड है वो फिर से इसके सॉल्यूशन में आता है Cu2+ लेके। ठीक है, मतलब इसमें गल जाता है, इसमें डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये जो पहले CuSO4 था वो Cu यहाँ चला गया, बचा SO4। अब इस SO4 के साथ ये जो कॉपर है वो साथ में आता है, फिर से कॉपर सल्फेट बना लेता है। बच्चों जैसे ही कॉपर सल्फेट बनाया, करंट फिर पास हुआ, और जैसे ही करंट पास हुआ फिर वो टूटा, फिर Cu2+ निकला, Cu2+ कैथोड में चला गया, SO4 बच गया। SO4 फिर किसके साथ? इस कॉपर रॉड के फिर डिसॉल्व होने के साथ मिलता है, फिर कॉपर सल्फेट बनाता है, करंट पास होता है, फिर ये सारा काम, ये काम तब तक चलते रहता है जब तक कि सारा कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट ना हो जाए, यहाँ का सारा कॉपर इसके ऊपर लग ना जाए, लेयर ना बना ले। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर है? मतलब ये कॉपर प्लस कैथोड में चला गया, अब बचा क्या सॉल्यूशन में? SO4 2-। SO4 2- किसके साथ ऐड होगा? Cu2+। ये Cu2+ कहाँ से आ रहा है? एनोड के साथ आ रहा है। एनोड से बन के क्या बनाया? ये कॉपर सल्फेट बनाया। कहाँ बनाया? सॉल्यूशन में बनाया। अब क्या होगा? फिर ये चीज़, फिर ऊपर वाला चीज़ हो जाएगा। जैसे ही CuSO4 बनाया फिर करंट आया, तोड़ा तो फिर Cu2+ गया कैथोड में, और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। ईजी है, समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास कोई डाउट्स है आप अपने टीचर से ज़रूर डिस्कस करिए, अपने कमेंट्स को मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आप समझ सकूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।